आप भी अपने नोटबुक पर एक मैप बना लीजिए। तो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की शुरुआत हम जानते हैं लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके बाद सुनिश्चित तिथिक्रम मिलने लगते हैं। इसके पहले ऋग्वैदिक काल में घुमंतु लोग थे, कबीलाई संस्कृति थी। स्थायी राज्य का उल्लेख, जैसे स्थायी राज्य को जनपद कहा गया है, जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। जनपद का उल्लेख मिलना शुरू होता है सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में, और ये ब्राह्मण ग्रंथ उत्तर वैदिक कालीन है। महात्मा बुद्ध के समय आते आते ये विकसित होते गए, और जनपद का स्वरूप एक छोटे मोटे राज्य की तरह हो गया। इस राज्य की एक विशेष जातीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा हुआ करती थी, और अन्य जनपद के लोगों से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा। कल मैंने बताया कि इनके आकार, प्रकार, व्यवहार में लोहे की खोज से कितनी बड़ी क्रांति आई। 600 ईसा पूर्व के आसपास कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सब बदल गया। जो कबीलाई व्यवस्था थी वो सुदृढ़ हुई, वो बदल गई, और यही कबीले अब जनपद और महाजनपद के रूप में विकसित हुए। तो महात्मा बुद्ध जब आए, जब पैदा हुए इस धरती पर, तो ये पूरा भारत देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। पाली ग्रंथ कहते हैं कि इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद मध्यम देश में स्थित थे। मध्यम देश का मतलब वर्तमान में उसका अर्थ किया जा सकता है कि जो हिंदी भाषी राज्य। तो सूत्र पिटक का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सर्वाधिक प्रमाणिक सूची दी गई है पाली भाषा। एक और बौद्ध ग्रंथ है महावस्त्र, जिसे कहीं कहीं महावत्थ भी कहा गया है पाली में। इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन कुछ कुछ इसमें अलग है। जैसे गांधार और कंबोज महावत्थ में दूसरे नाम से वर्णित है। गांधार को महावत्थ में लिखा गया है शिवी, और कंबोज को लिखा गया है दसाड़। भगवती सूत्र में भी प्राकृत भाषा में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और दोनों महासूचियों में, महाजनपदों की सूचियों में नामों में समानता है। एक और पुस्तक है चुल्ल निर्देश। चुल्ल निर्देश में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पे गांधार की जगह दूसरा नाम मिलता है, योन। इवन तमिल ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो अडिगल। इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है मात्र, मगध, वत्स। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि सिर्फ भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में ही महाजनपदों का उल्लेख है। ऐसी बात नहीं। भगवती सूत्र में जो महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जैन ग्रंथ, हाँ, इसमें और अंगुत्तर निकाय, सूत्र पिटक के अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपद वर्णित है, इनमें भौगोलिक स्थितियों का अंतर है। अंगुत्तर निकाय में जो जगह बताता है महाजनपदों का, भगवती सूत्र में थोड़ा सा इनको सुदूर दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में डिस्प्लेस करके बताता है। लेकिन 16 की संख्या में कोई विवाद नहीं है। इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद थे राजतंत्र, और 2 महाजनपद थे गणतंत्र। ये 2 गणतंत्र महाजनपद कौन कौन से थे? एक था वज्जी संघ, और दूसरा था मल्ल। ये दोनों गणतंत्र थे। अष्टाध्यायी में और बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय, इन दोनों में एक नया शब्द मिलता है इन दोनों ग्रंथों में, गण संघ। गण भी है, संघ भी है।
रिपब्लिक भी है। और गणतंत्र और गणसंघ में क्या अंतर है? गणतंत्र का मतलब है कि शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में, यानी अल्टीमेटली शक्ति जनता के हाथ में। गणसंघ का अर्थ है कि शक्ति जनता के हाथ में नहीं है, कुलीन तंत्र के हाथ में, यानी कुछ प्रभावशाली परिवारों और उनके रिश्तेदारों के हाथ में। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली 4 महाजनपद माने गए हैं। एक अवंती, मगध, कौशल और वत्स। गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्व, पूरा का पूरा दक्षिण भारत, यहाँ पे किसी भी साम्राज्य का उदय नहीं हुआ। ये सारे के सारे महाजनपद गंगा यमुना दोआब में ही केंद्रित थे, और कुछ महाजनपद सिंधु घाटी या सप्तसिंधु प्रदेश में केंद्रित थे। इसका कारण यह है कि समृद्धि और सरप्लस प्रोटेक्शन इसी इलाके में हुआ, तो स्वाभाविक है कि केंद्रित भी इस इलाके में ही रहेंगे, जहां कल मैंने सरप्लस प्रोटेक्शन को विस्तार से बताया था। 16 महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि एनबीपीडब्ल्यू के बारे में भी कल मैंने विस्तार से बताया था। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड एयर, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदुभांड, ये सब यहां से मिला है। अब ये 16 महाजनपद, जैसे चंपा यानी अंग अंग का, अभी बिहार में भागलपुर है, मुंगेर जिला। इसी तरह से पटना, गया और नालंदा जिला बिहार का, इसको मगध कहते थे। वैशाली जिला बिहार का अभी भी है, मुजफ्फरपुर वैशाली, इसको वज्जी कहते थे। यूपी में जो बनारस का इलाका है, जहां नरेंद्र मोदी एमपी है, उसको काशी कहते थे। इलाहाबाद और मिर्जापुर, जहां पे वो मिर्जापुर सीरीज बनी है, इसको वत्स कहते थे। फैजाबाद गोंडा का इलाका यूपी का, जहां पे राम मंदिर है, अयोध्या वाला, इसको कौशल कहते थे। इसी में लखनऊ भी शामिल है, बहराइच, लखनऊ। और जहां मैं रहता हूँ यूपी में, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इसको कहते थे मल। और हरियाणा का इलाका, दक्षिण पूर्व हरियाणा खासकर, और यूपी का मेरठ का इलाका, मिला जुला के होता था कुर्ग। पश्चिमी यूपी में था रोहेलखंड का इलाका, पंचाल। और जहां मथुरा के आसपास का इलाका, ब्रजमंडल क्षेत्र, पश्चिमी यूपी में ही सुरस, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान, ये था मत्स्य। और मध्य प्रदेश का एक बड़ा सा हिस्सा है अवंती। यूपी में ही बुंदेलखंड क्षेत्र का पूरा, जहां झांसी वगैरह है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी था, ये चेदी था। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे जो इलाका है, वह अशमक। इधर पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी और कश्मीर, ये सब इलाके मिला करके थे गंधार। और दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर का यहाँ पे था कंबोज। इस तरह से 16 क्षेत्र हैं। हाँ, और आप किस इलाके में? आप तो ग्वालियर में रहते, ग्वालियर में तो तानसेन रहते थे, इनके मुंह से अमृत गिरता था, आपके मुंह से क्या झरता है? नहीं, मिथिला में तो कोई महाजनपद था ही नहीं। तो ये जो जो मैंने महाजनपद बताए, इसमें 3 महाजनपद की 2-2 राजधानियां थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे। अयोध्या वाला कौशल, और अवंती पांचाल। राहुल कुमार, क्या तुम राहुल के भेष में कुलदीप हो? तुमने ये राज अभी तक छुपा के क्यों रखा? शासन की जरूरत उन लोगों को होती है जो शरारती होते हैं। जो खुद डिसिप्लिन है, उनको शासन की क्या जरूरत है? मिथिला के लोग, सीता मैया की भूमि है, वहां के लोग डिसिप्लिन थे। अब एक एक महाजनपद को विस्तार से उसके इतिहास में झांकेंगे। तो झांकने के लिए कौन कौन तैयार है? हम्म, झांकने को कह दो बस।
ये है उत्तरी भारत। झांकू हो गया, वेरी गुड। जे की जगह डी होता तो सार्थक रहता। तो इसमें कोई भागलपुर का है क्लास में? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंग को। अंग महाजनपद मगध के पूर्व में, आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले के आसपास है। ये राम दुलारी, तुम तो मती झांको कहीं। तो ये आधुनिक भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा को महाभारत में कहा गया है मालिनी। मनोज तिवारी जी कहते हैं वो चंपा चमेली, ये वाला चंपा नहीं। महापरिनिर्वाण सूत्र गौतम बुद्ध का जो ग्रंथ है, इसमें बुद्धकालीन 6 बहुत बड़े महानगरों में चंपा एक माना जाता है। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी, ये बहुत इनकी महत्ता गाई गई है। इसमें चंपा एक है। तो चंपा का उल्लेख निकाय में भी मिलता है। दीर्घ निकाय में महागोविंद का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने पूरे चंपा शहर को स्टैब्लिश किया था। तो पहली इनकॉर्पोरेटेड सिटी जो चंडीगढ़ को माना जाता है, ली काबूजियर ने किया था, वो नहीं थी। पहली इनकॉर्पोरेटेड सिटी महागोविंद ने चंपा को बनाया था। और इन्हीं महागोविंद के निर्देशन में बाद में राजगृह का भी निर्माण करवाया था बिंबिसार ने। बहुत ही वैभवपूर्ण नगर है। और बुद्ध काल में अंग और अंग के बगल में ही था मगध। तो ये दोनों यदा कदा कर देते थे शांति भंग, आपस में लड़ते रहते थे। और हमेशा संघर्ष चलता रहता था इन दोनों में। मगध का शासक उस जमाने में हुआ करता था भट्टी है, और अंग का शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने भट्टी को हरा दिया। लेकिन जब बिंबिसार यहाँ पे शासक बन के आया मगध पर, तो बिंबिसार ने जब सुना कि भट्टी पराजित हो गए थे हमारे पहले ही, तो पूरे अंग राज्य को जीत करके इन्होंने मगध में मिला लिया। विडंबना यह थी कि अंग और मगध के बीच में एक नदी बहती थी। कौन सी नदी? इस नदी का नाम भी था चंपा। विदुर पंडित जातक ये कहता है कि जो बाद में मगध की राजधानी बनी राजगृह, वो पहले चंपा का नगर थी। इसीलिए तो राम दुलारी है, लंबा घुमा के आदर्श कुमारी है। तो राजगृह पहले चंपा में था, बाद में मगध में चला गया, अंग में था बेसिकली। और चंपा के व्यापारियों का संबंध बताया जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया से इनका व्यापार होता था। दक्षिण पूर्वी एशिया को उस जमाने में कहते थे स्वर्ण भूमि, क्योंकि वहां पे सोना पाया जाता था। बाद में चंपा के एक और नरेश आए, दधिवाहन, और इन्हीं की बेटी थी चंदना। ये महावीर स्वामी के भक्त थे लोग। तो ये था अंग का विस्तृत विवरण जो कि इतिहास में दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं मगध पर।
ये मगध इसके बगल में ही है। वर्तमान पटना, गया, शाहबाद, ये 3 जिले मिलकर के मगध बनते हैं। और इन दोनों अंग और मगध दोनों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है अथर्ववेद में। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को कहा गया है वात्य। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद इसलिए बन गया क्योंकि लौह अयस्क यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। मगध की जो सबसे पुरानी राजधानी थी उसका नाम था गिरिव्रज। गिरिव्रज का स्टेटस ऐसा था कि 5 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ था, तो ये नेचुरली प्रोटेक्टेड था। अब इन 5 पहाड़ियों के भी नाम थे वैभारगिरी, विपुलगिरी, वराहगिरी, वृषभगिरी और सप्तपहाड़ी। वैभारगिरी पर एक गुफा है शोनभद्र, सॉरी शोन भंडार। एक गुफा नहीं है, तमाम गुफाएं। शोण भंडार गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके प्रवेश द्वार पर बना हुआ है मेहराब, और इसी पर पॉलिश किया गया है इन गुफाओं को बेसिकली अजातशत्रु ने बनवाया था बुद्ध और भिक्षु समुदाय को निवास कराने के लिए। तो ये पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, और जो मगध है ये 3 नदियों से भी घिरा हुआ है। उत्तर में गंगा बहती है, पश्चिम में सोन बहती है, और पूर्व में चंपा बहती है। दक्षिण में विंध्याचल है। तो पहली बार इसमें जिस राजवंश की स्थापना हुई उसका संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ। ये पहला राजा है राजवंश का संस्थापक। लेकिन मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का फ्रेंड था, और बुद्ध की इन्होंने शुरुआत में धर्म चक्र प्रवर्तन में काफी मदद की थी। बृहद्रथ तो बुद्ध के पहले हुआ था। बृहद्रथ और एक और राजा था जरासंध, ये दोनों राजा बुद्ध के पहले हुए थे। बिंबिसार इनके समकालीन थे। तो ये मगध के बारे में। अंग और मगध के बारे में समझ में आ गया। सौभाग्यशाली तो थे, लेकिन दुर्भाग्यशाली भी थे। आज के समय में भी बुद्ध जैसी हस्ती के लोग भारत में हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उनके पास जा पाते हैं या कोई बात नहीं प्रिया, नया नोट बना लो। तीसरा है वज्जी। वज्जी का केस थोड़ा सा स्पेशल है। वज्जी मगध के उत्तर की ओर है, समझ लो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर। ये जो पूछ रही थी ना पूजा कि हम किस महाजनपद में थे, बेसिकली तुम्हारा वज्जी महाजनपद में ही था।
अब आपको ब्यूटी जी की टाइमिंग कैसी लगी? तो वज्जी बेसिकली 8 राज्यों का एक संघ है। इसमें 8 राज्य, इन 8 राज्यों में शामिल है। एक तो वज्जी खुद है, दूसरा वैशाली है, वैशाली के लिच्छवी, तीसरा मिथिला, मिथिला के विदेह, चौथा कुंडग्राम, कुंडग्राम में ज्ञात्रिक, ये 4 तो थे जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है। 4 अन्य राज्य भी थे, जैसे उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु। ये कुल 8 हैं वज्जी गणतंत्र में। मिथिला आधुनिक जनकपुर है, वैशाली आधुनिक बसाड़ है। स्पष्ट रूप से इन 8 राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की एक किताब है, सुमंगल विलासिनी। किसी ने सुना है इसके बारे में? सुमंगल विलासिनी में इनको कहा गया है अष्टकुलिक। 8 राज्यों को, 8 राज्यों को नहीं अष्टकुलिक कहा गया है। अष्टकुलिक बेसिकली वैशाली में स्थित वैधानिक कार्यकारी संस्था थी, या कह लो मंत्रिमंडल था। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली पशुपालकों का समुदाय, चरवाहों का समुदाय। इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से मिथिला राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। बुद्ध के जन्म के समय ही यहाँ के एक राजा थे सुमित्र, उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बारे में कहा गया है कि इसने एक ब्राह्मण कन्या का अपमान किया था और इस सम्मान के कारण वो वंश समेत नष्ट हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण है लिच्छवी, ये विशेष महत्व वज्जी संघ में, क्योंकि इन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की थी कि लिच्छवी को कोई जीत ही नहीं पाता था। महावस्तु में तो साफ साफ लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध को इन्होंने इनवाइट किया और महात्मा बुद्ध इनके निमंत्रण पर वैशाली गए। वैशाली इनका मुख्य नगर था। और जैन स्रोत भी लिखते हैं कि 9 लिच्छवी, 9 मल, 9 काशी, 9 कौशल के कुल 36 कुल यानी फैमिलीज आपस में संगठित थे। इन्हीं में से एक था महावीर स्वामी का ज्ञात्रिक कुल। ज्ञात्रिक कुल में ही पैदा हुए थे महावीर। हाँ, सात में था। तो ये तो थे ज्ञात्रिक कुल के, लेकिन इनकी माता बिलोंग करती थी, त्रिशला इनकी माता का नाम था। ये लिच्छवी से बिलोंग करती थी, यानी वैशाली के जो राजा हैं लिच्छवी नरेश हैं चेटक। चेटक की बहन है त्रिशला। और इन्हीं के बेटे हैं महावीर। यानी वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक त्रिशला के भाई हैं और मगध का राजा है बिंबिसार। चेटक बिंबिसार के ससुर हैं।
यानी बिंबिसार की पत्नी है चेलन्ना। चेलन्ना चेटक की बेटी है। इस तरह से महावीर और बिंबिसार में क्या रिश्ता हुआ? बिंबिसार के ससुर की बहन के बेटे महावीर स्वामी। पाणिनि की अष्टाध्यायी वज्र को वर्णित करती है वृक्ष के रूप में। बुआ के बेटे कैसे हुए? बिंबिसार की पत्नी के पापा चेटक, तो बिंबिसार के ये ससुर हो गए, तो बिंबिसार के ससुर की बहन, तो रिश्ते में घुमा फिरा के तो ये बिंबिसार की बुआ ही लगेंगी, कहने को कह सकते हैं, लेकिन है एक्चुअली बिंबिसार की पत्नी की बुआ। तो ये वज्जी गणतंत्र के बारे में जो कुछ भी उल्लेखनीय था, समझ में आ गया, यही था। गुड। अब तीसरा जो गणराज्य महाजनपद है वो है काशी। काशी मगध के पहले सबसे ज्यादा मजबूत था, शक्तिशाली था। तो काशी के उत्तर में वरुणा नदी बहती है और दक्षिण में अस्सी नदी बहती है। तो ये वरुणा और अस्सी को मिला दिया तो क्या बन गई? वाराणसी। इसी तरह से इसका नाम पड़ा वाराणसी। वाराणसी बेसिकली, काशी जो नाम है वो पूरे राज्य का नाम है, लेकिन वाराणसी इसकी राजधानी है। एक बौद्ध किताब है सोनंद जातक। वाराणसी का अपभ्रंश हो गया बनारस। सोनंद जातक में लिखा हुआ है कि प्रारंभ में मगध अंग और कौशल के ऊपर काशी का अधिकार था, और उस जमाने में काशी के राजा थे ब्रह्मदत्त, और कौशल इसके बगल में ही है। कौशल के राजा हुआ करते थे दधीच। दधीच को ब्रह्मदत्त ने हरा दिया था और कौशल को काशी में मिला दिया था। इसके बाद तो बंक, दब्बशेन और कंस, इन्होंने काशी पर आक्रमण किए, और अंत में कंस कंस ने काशी को जीता और कौशल में मिला लिया। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। काशी को कहा जाता है अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान। बाद में मगध में अजातशत्रु जब आया तो इसने काशी को जीत करके मगध में मिला लिया। एक और जातक है गुतिल जातक। इसमें लिखा है कि वाराणसी भारतवर्ष की सबसे सुंदर नगरी थी। ये वो वाले कंस नहीं है जो तुम समझ रहे हो। सबसे सुंदर थी, मतलब सबसे समृद्ध, सुंदर, व्यवस्थित। जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन। हाँ, ये वो दधीची नहीं अलग है। अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी व्यापार का केंद्र था और यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था, और सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो ये काशी के बारे में। काशी के जस्ट बगल में जो इलाहाबाद का रीजन है ना, इलाहाबाद, इसको कहते थे वत्स।
वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। अभी इलाहाबाद से ये कुछ दूर है, लगभग 100 किलोमीटर दूर है, यमुना के किनारे। विष्णु पुराण में एक उल्लेख आता है कि एक बार क्या हुआ, गंगा में बाढ़ आ गई और हस्तिनापुर बह गया। और उस समय हस्तिनापुर का राजा हुआ करता था निचक्षु। निचक्षु ने अपनी राजधानी को डिस्प्लेस किया था कौशाम्बी में, अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध के टाइम में वत्स का राजा था उदयन। ये उदयन पौरव वंश का है। और बौद्ध भिक्षु थे पिंडोल। पिंडोल ने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। यहाँ का एक श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी यानी सेठ, उसका नाम था घोषित। और इसने एक विहार बनाया जिसे कहा जाता है घोषिताराम विहार। और इस घोषिताराम विहार को इसने गौतम बुद्ध के शंख को दान में दिया था। तो वत्स और वत्स के दूसरी तरफ एक और राज्य है अवंती, और इधर है मगध। अवंती का राजा है उस समय प्रद्योत, जो इतना क्रूर था कि इसे चंड प्रद्योत कहते थे। और मगध का झगड़ालू राजा है अजात शत्रु। कहने को अजात शत्रु था लेकिन ये था जन्मजात शत्रु। इन दोनों से संघर्ष हुआ वत्स का। जब तक उदयन था तब तक तो कुछ बात बनी नहीं। उदयन के मरने के बाद इन दोनों राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके और मैत्री स्थापित की गई। इसी चंड प्रद्योत की बेटी है वासुदत्ता। प्रद्योत की पुत्री है। उदयन ने वासुदत्ता को पटा लिया। कहा तेरा बाप तो मुझे बहुत मारेगा, पटक के मारेगा। एक ही रास्ता है कि हाँ हम सुर में सुर मिला लें। वासुदत्ता ने कहा रियली। उदयन ने कहा या बेबी, लेट्स हैव फन टुगेदर। लाखों लोगों को बचाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकती? सोचो। तो इन दोनों में की जो प्रेम कथा चली, इसी को एक किताब लिखा गया है स्वप्न वासुदत्ता। ये किसने लिखा है? स्वप्न वासुदत्ता। भास। सबसे पहले भास को हुआ भास। तो सिर्फ वासुदत्ता और उदयन की ये प्रेम कहानी भास ने नहीं लिखी है, हर्ष ने भी प्रियदर्शिका और रत्नावली में लिखी है। महावज्ञ में भी मिलता है, बृहत कथा मंजरी, कथा सागर, इन सब में मिलता है। तो वत्सराज की मूल ख्याति थी कि ये सैन्य शक्ति इनकी बड़ी स्ट्रांग थी। मिलिटरीली ये बहुत ही स्ट्रांग थे। ये न्यू रूप नहीं है, ये ओल्ड रूप है। आप पहली बार सुने होंगे। अभी तो मैं काफी संयमी हो गया हूं। खासकर कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी इतना अमीर था कि इसको लखपतियों का नगर कहा जाता था। और ये उदयन प्यार तो करते थे वासुदत्ता से, लेकिन शिकार करते थे हाथियों का। हाथी के शिकारी थे। हाथियों के शिकार का इनको शौक था, और इनकी सेना में भी हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उदयन की सीमा से, मतलब वत्स की सीमा से सटे हुए गणराज्य था शुमसुमारगिरी।
शुमशुमार गिरी, ये थे तो गणराज्य के लोग, लेकिन इन्होंने वत्स की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इनका जो बेटा था वो शुमशुमार गिरी में जाके रहने लगा। इनके बेटे का इस नाम था बोधि कुमार। भास लिखते हैं कि मगध के राजा दर्शक की बहन थी पद्मावती। पद्मावती से भी उदयन ने शादी की थी। तो उदयन दर्शक किसको कहा गया, कोई बता सकता है? दर्शक किसका नाम है? नाग दर्शक नहीं, अजात शत्रु को ही दर्शक कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी उदयन के इस कथा का उल्लेख मिलता है। और इस जमाने में उदयन के टाइम में अंग के राजा हुआ करते थे दृढ़वर्मन। इनके भी पुत्री शेष ने विवाह किया। तो उदयन बहुत सारे संस्कृत नाटकों का हीरो है, स्वप्नवास दत्ता, रत्नावली का भी हीरो है, प्रियदर्शिका का भी हीरो है। कौशाम्बी की जब खुदाई हुई है तो यहाँ पे एक उड़ते हुए बाज की आकृति मिली है। बेसिकली आकृति नहीं कहेंगे उसको, उड़ते हुए बाज की आकृति वाली यज्ञशाला मिली है। और इसको नाम दिया गया है सेन चेती। और ऐसा अनुमान है इतिहासकारों का कि इस यज्ञशाला में पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था। कौशाम्बी जैन धर्म का भी केंद्र था और बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। और कौशाम्बी में ही एक पर्वत मिलता है, प्रभास गिरी। जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर है पद्मप्रभ। यहां इन्होंने तपस्या की थी। ये लिख मारी हो इतना लंबा, ये छोटा सा सवाल है। दधीच ने अपनी हड्डियों को दान देते समय कहा था कि देश हित में अपना प्राणों को मत भी धूल के एक कान से ज्यादा नहीं है था, परंतु हमारे जीवन पर तो हमारे माता पिता का अधिकार होता है, इसलिए आत्महत्या को भी महापाप बताया गया है, क्योंकि जिस वस्तु पर हमारे अधिकार ना हो हमें उस विषय में निर्णय नहीं ले सकते हैं। फिर सर, क्या माता पिता देश सेवा के विरुद्ध हो ताकि हम सुरक्षित रहें, तो फिर यहाँ तो उनका मोह आ जाएगा ना, फिर कैसे होगा? सब कृपया सर इस बारे में भी बताइएगा। आपको यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं देना है, बाबा बनना है। दधीची ऋषि है, ऋषि मुनि सन्यासी वो है जिन्होंने सांसारिकता त्याग दी है, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते प्यार वफा त्याग दिया है, वो अधिकार नहीं किसी का उनके ऊपर। ये सब पौराणिक कहानियां हैं, पुराण में लिखा हुआ है, इसका मतलब थोड़ी ना कि सही बात है। पता नहीं क्या मैं फ्लो में बैठा था, पता नहीं क्या पूछ के इस तरह के बड़े प्रश्न करना हो तो आप यहाँ करो। रेज हैंड इसीलिए तो बनाया गया है। खैर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रद्योत से भी शादी कर ली, अजातशत्रु से भी कर ली, उसकी बहन से, और अंग से भी शादी कर ली। जब तीनों तरह से शादी कर ली तो बड़ा मजबूत हो गया। और इसके बाद इन्होंने प्लानिंग की अपने पड़ोसी काशी पर अटैक करने की, और उसमें काशी का नरेश था आरुणी। आरुणी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। कथा सरित सागर और प्रियदर्शिका में वर्णन मिलता है कि उदयन ने दिग्विजय किया, बंगाल, कलिंग, चोल, कोल, मलक, चतुष्क, पारसी, खून, इन सबको हरा दिया। लेकिन ये किंवदंती है। तो ये कहानी थी वत्स और काशी की, समझ में आ गई।
प्रभासगिरी पर्वत पर जैनों के तीर्थंकर थे, उन्होंने तपस्या किया था। छठे तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए ना, तो छठने वाले। ऐसे पूछते हो ठीक हो, जैसे नहीं ठीक होगी तो निकल पड़ोगे उसके घर की तरफ फर्स्ट एड किट लेकर के। फोन करने से क्या होगा? ऐसा कुछ ही बोलेंगे नहीं, ऐसा ही कुछ बोलेंगे। बुद्ध ने वज्जी और लिच्छवी एकता को महत्व दिया। बुद्ध की दृष्टि में राजतंत्र से श्रेष्ठ गणतंत्र था। इनमें क्या सही है? आंसर इन पोल। हाँ, जो नया आता है तुम्ही को पहले आके बताता है, तभी क्लास में आता है। नहीं, द्वारपाल द्वारपाल। काशी महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस राज्य के लोग वाराणसी के इर्द गिर्द रहते थे। काशी का राजा ब्रह्मदत्त कौशल से हार गया। इसके बाद वंग दब्बसेन ने काशी पर आक्रमण शुरू किए। वंग दब्बसेन ने, अंत में कंस ने उस पर विजय प्राप्त करके कौशल राज्य में मिला लिया। इसमें गलत क्या है? तुमने प्रतीत होता है लेट से ज्वाइन किया भटनागर। इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछ रही हो। काशी का एपिसोड जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कंस ने इसको जीत लिया था। तो किसी ने पूछा था कि कंस तो मथुरा का था, तो मैंने बताया था कि ये वाला कंस नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। किसी नारी के हंसने की आवाज आ रही है? सिर्फ एक महापुरुष को आई है। हाँ पूजा। कौशल।
बंद कर रहे मशीन, गंदे कपड़े पहन के जाने लगे कॉलेज। भाई मशीन घड़ी देख के कपड़े नहीं धोता, मशीन में जब डाल दो धो देता है। उसको क्या पता दिन है कि रात है, उसको लाइट का पता है, पानी का पता है, बस। मैं नहीं धोता हूँ जी, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, ये सब काम मैं करूंगा। आरू तुम इन सबों को नई नई आई हो, देखो मैं कैसे विपदा में जी रहा हूँ विगत 2 सालों से। कौशल, अरे मूर्ख, वो मशीन सुखा भी देता है, प्रेस भी कर देता है, उसमें ड्रायर आयरन सब कुछ है, उसको धूप की आवश्यकता नहीं है। कौशल राज्य का विस्तार हम देख रहे हैं कि नेपाल की तराई से लेकर के दक्षिण में एक नदी बहती है, इसको बोलेंगे सई नदी। तुम लोग को बकवास करने से मतलब है। और पश्चिम में पांचाल, और इधर बहती है गोमती नदी। और पूरब में इसके बहती है गंडक नदी, गंडक को सदा नीरा कहते हैं। और ठीक बीचों बीच में बहती है सरयू नदी। सरयू नदी इसको 2 भागों में बांटती है। तो ऐसे बहती है सरयू नदी। उत्तरी भाग की राजधानी है श्रावस्ती, और दक्षिणी भाग की राजधानी है कुशावती। कौशल और काशी, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती थी, ये मैंने आपको बताया। और फाइनली काशी को कौशल ने अपने में मिला लिया। और फाइनली कौशल और काशी तो मिल गए, और इन दोनों को मगध ने अपने में मिला लिया। काशी और कौशल के विवाद के कारण ही ये कमजोर हो गए, और मगध को ऐसा अवसर मिला कि इसने इनको अपने में मिला लिया। तो ये जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती भी एक नदी के किनारे है। इस नदी का प्राचीन नाम है अचिरावती। अचिरावती नदी का कोई वर्तमान नाम बता सकता है? राप्ती, गोरखपुर से बहती है। श्रावस्ती अर्धचंद्राकार नगर था, अर्धचंद्राकार इसको बनाया गया था। इसी के आसपास 2 और नगर पाए जाते थे, एक था अयोध्या और दूसरा था साकेत। रामायण काल में श्रावस्ती से राजधानी हट करके बन गई थी अयोध्या। श्रावस्ती की पहचान की गई है आधुनिक सहेत महेत नाम के गांव से। बेसिकली श्रावस्ती सहेत नहीं है, बस महेत है। लेकिन इसके जस्ट बगल में जेतवन बिहार स्थित है, जिसको अनाथ पिंडिक ने गौतम बुद्ध को दान में दिया था, और जेतवन बिहार को कहते हैं सहेत। नहीं, साकेत अयोध्या बाद में दोनों आपस में बड़े होते गए और मिल गए, शुरुआत में अलग अलग नगर थे, तो इन दोनों को मिलाकर के सहेत महत को पहचाना गया है। तो महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए उसके पहले ही कंस नाम के एक शासक ने काशी को जीत लिया था, कौशल का शासक था, जहां तक ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है।
फिर कंस का बेटा पैदा हुआ महाकौशल। इसने काशी के आसपास के इलाकों पर भी पूरी तरह से अधिकार कर लिया। महाकौशल के राज्य की सीमा मिलने लगी मगध से, क्योंकि इसका राज्य बहुत बड़ा हो गया और मगध से इसकी शत्रुता शुरू हो गई। बुद्ध के समय में कौशल का राजा था प्रसेनजीत। ये इक्ष्वाकु वंश का है। इसने सोचा कि देखो, लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब है। प्रसेनजीत की बहन है महाकौशला। महाकौशला की शादी कर दी मगध के राजा बिंबिसार से, फॉर द फैक्ट की लड़ाई ना। और काशी को दे दिया दहेज में, जो जीता था उस राज्य को ही दहेज में दे दिया। बिंबिसार के बाद जब इसका पापी बेटा अजातशत्रु गद्दी पे बैठा अपने बाप को मार के, तो इसने प्रसेनजीत को हराया। प्रसेनजीत भाग करके छुप गया श्रावस्ती में, अयोध्या से भागा श्रावस्ती में छुपा। लेकिन क्रोधित था प्रसेनजीत ने, एक दिन रात आधी रात को अटैक कर दिया अजातशत्रु पर। अजातशत्रु वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड ही गॉट अरेस्टेड। अजातशत्रु ने कहा कि भाई देखो मिस्टर प्रसेनजीत, यार तुम हो तो मेरे मामा ही ना, मत मारो, माफी दे दो। प्रसेनजीत ने कहा तो बात तो लौंडा सही कह रहा है। कहा ठीक है जाओ। और वजीरा इसकी बेटी थी प्रसेनजीत की, इसकी शादी कर दी अजातशत्रु से। मतलब माफी भी दे दी, बेटी भी दे दी। तो इस तरह से इसलिए दे दी कि कम से कम शांत तो बैठेगा, बड़ा उत्पाती है, जब देखो तो लड़ाई कर रहा है हमसे। तो प्रसेनजीत के टाइम में कौशल अपने शीर्ष पर पहुंच गया। इसकी मंत्री परिषद इतनी बड़ी थी, 500 सदस्य थे। दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, दान दे देता था। और बुद्ध जब जब पास आते थे, बुद्ध को बुला करके उनके प्रवचन सुनने जाता था। तो बुद्ध और प्रसेनजीत के भेंट का वर्णन भरतमुनि के स्तूप में अंकित है। तो काशी पर तो चलो इसका अधिकार था ही, कौशल पर तो था ही। देखो भाई, उसको चिढ़ाओ मत, एक तो मैं ही उसको इतना डांटता रहता हूँ। उस समय देखो कबीलाई संस्कृति थी, तो खून के डायरेक्ट रिलेशन को छोड़ करके ऐसी शादियां हुआ करती थी। जैसे बुद्ध की शादी हुई थी उनके बुआ की बेटी से, यशोधरा उनकी बुआ की बेटी थी। तो ये मामा बुआ चलता था। ये क्या बम्बू लीगल डॉट ड्राफ्ट जीमेल। तो सिर्फ काशी पर इनका अधिकार नहीं था, बहुत सारे गणराज्य भी इनके अंतर्गत थे काशी के अलावा। जैसे कपिल वस्तु के शाक्य, जिसके गौतम बुद्ध थे। रामग्राम के कोलीय, जो गोरखपुर का इलाका, रामगढ़ ताल वाला इलाका है। पिपली बन के मौर्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग करता था। तो इस तरह से तीन तो ये इनके अंडर में थे राजतंत्र, और साथ साथ कौशल और काशी, ये दो और थे, कुल 5 थे। किसके अंतर्गत? प्रसेनजीत के अंतर्गत। और
संयुक्त निकाय में लिखा है कि इसका मंत्री था प्रसेनजित का, उसका नाम था दीर्घचारायण। इसने प्रसेनजित का बेटा था विडूफ, इसके साथ मिलकर के षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। प्रसेनजित भागा और मगध की शरण ली अपनी बेटी के पास, लेकिन राजगृह में इसकी डेथ हो गई। विडूफ की भी एक स्टोरी है। विडूफ ने कपिलवस्तु पर शाक्यों पर आक्रमण कर लिया, जो गौतम बुद्ध का वंश था। आक्रमण का कारण था कि एक जमाना था बहुत पुराने समय, फ्लैशबैक में प्रसेनजित चाहता था महात्मा बुद्ध के परिवार में शादी करना, किसी भी औरत से, लड़की से। लेकिन महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति से शाक्यों की इमेज, मतलब कहते हैं ना कि उनका रेपुटेशन काफी हाई था, क्योंकि बुद्ध ने राज्य को लात मार दिया था और सारे राजा वाजा उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, और शाक्य रक्त शुद्धता पर बड़ा जोर देते थे। तो उसने जिससे शादी तय हुई थी शाक्य वंश की स्त्री की, उसके स्थान पर एक दासी को बिठा दिया दुल्हन की जगह। उस दासी का नाम था वासबखतिया। प्रसेनजित की इससे शादी कर दी और इसी से पैदा हुआ विड्डूफ। तो विड्डूफ का शाब्दिक अर्थ ही होता है दासी का बेटा। तो शाक्य वाले इसको चिढ़ाते थे, विड्डूफ विड्डूफ क्या, उसका नाम ही पड़ गया विड्डूफ। जब मर गया प्रसेनजित, जब तक जिंदा था तब तक तो बुद्ध का वो निकटवर्ती मित्र था, तो उसने अटैक नहीं करने दिया। लेकिन जैसे ही प्रसेनजित की डेथ हुई, पहला काम इसने किया कि शाक्यों को मारेंगे, हमको दासी पुत्र कहता है, चिढ़ाता है। तो लड़ाई हुई, शाक्य हार गए। बुद्ध को पता चला कि गया है, वहां कत्लेआम मचाया है, औरतों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा, किसी को नहीं छोड़ा है। बुद्ध बोले कुछ नहीं, और जब वो संहार करके लौट रहा था, तो राप्ती नदी जब उसकी सेना पार कर रही थी, अचानक राप्ती नदी में सैलाब आ गया, और उस सैलाब में सेना सहित वो मर गया। तो ये माना जा सकता है कि बुद्ध का श्राप था, हालांकि बुद्ध ने कुछ कहा नहीं। अजातशत्रु ने जब सुना कि चलो ऐसी घटना घट गई, तो कोई वारिस तो बचा नहीं, कौशल को तो मगध में मिला गया। तो महात्मा बुद्ध के टाइम में कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, ये कहानी है कौशल की। तो बाकी के जो महाजनपद बसते हैं उनको हम कल करेंगे, और कल इसके साथ साथ हम मगध का उत्कर्ष भी करेंगे। फिर कुछ गणराज्य हैं, उनकी भी अलग से चर्चा करेंगे। तो इसमें आशा है कि आप लोग को नए फैक्ट्स मिल रहे होंगे। हाँ, चंद्र प्रभा कुछ अभी आपके अभी 6 गणराज्य, 6 महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपद टोटल, अभी 10 महाजनपद बाकी।